Hello dear friends, how are you? I am Dr. Mukesh Parik and I welcome you all to my Institute English Cosmos. आज फिर से मैं लेके आया हूँ 2026 जून में आने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस 8th और 9th यूनिट से रिलेटेड हैं, यानी कि पर्टिकुलरली 9th यूनिट से। अब जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपने एडवर्ड सईद का नाम सुना होगा, जिन्होंने फेमस बुक ओरिएंटलिज्म लिखी है। 2004 में इनकी डेथ हुई थी और ये हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट नेम इन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। उनका एक ऐसे है, इन्फ्लुएंशियल ऐसे, जेन ऑस्टन के मैन्सफील्ड पार्क के ऊपर, इन विच ही एग्जामिन्स द कनेक्शन बिटवीन द बर्ट्रैम फैमिलीज वेल्थ एंड द कॉलोनियल प्लांटेशन इकोनॉमी ऑफ एंटीगुआ। मैंने क्वेश्चन इस तरह से बनाया है कि आपको 3-4 क्वेश्चन अपने आप ही तैयार हो जाएं, जैसे कि भाई मिस्टर जो बर्ट्रैम है ना, सर बर्ट्रैम है उनका नाम, जो आप हमारी जो हीरोइन है उनके मौसा जी अंकल, वो एंटीगुआ जाते हैं। एंटीगुआ में आपको मालूम है कि कॉलोनियलिज्म था और ये लोग वहाँ की वेल्थ से मैन्सफील्ड पार्क की जो वैभव है, जो रिचनेस है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। और जो फैनी प्राइस हमारी हीरोइन है, उसको इतना सेंसिटिव दिखाया कि शी कैन सेंस दिस, ठीक है। तो अब एडवर्ड सईद ने उस पर एक बहुत फेमस ऐसे लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि उस ऐसे का नाम पूछेंगे आपसे, हालांकि मैंने आंसर दिख रहा है आपको, थर्ड है, फिर भी आप ध्यान से देखिए। कल्चर एंड कॉलोनियल अथॉरिटी, जेन ऑस्टन एंड इंपीरियलिज्म, जेन ऑस्टन एंड द एम्पायर। अब यहाँ पे हिंट क्या है, क्योंकि एम्पायर के ऊपर ही एडवर्ड सईद का सारा वर्क है, ठीक है। ओरिएंटलिज्म जो वर्क उन्होंने लिखा है, दैट इज ऑन द एम्पायर। तो इससे आपको पता चल जाएगा। हालांकि कंफ्यूज तो डी भी कर रहा है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स है क्या उसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर सी है। अब मैं आंसर बता करके नहीं जाऊंगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनलाइटनमेंट देना मेरा काम है। ध्यान से देखिए कि हम इसमें आपको और क्या सिखा सकते हैं। एडिशनल इंसाइट ध्यान से देखेंगे सब स्टूडेंट्स। एडवर्ड सईद डिस्क्राइब्स सर थॉमस बर्ट्रैम एज अ क्रूसो सेटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। ये मैंने बोल्ड क्यों किया है, क्योंकि ये बहुत फेमस फ्रेज है और ये एग्जाम में आएगा आपको। कि रॉबिन्सन क्रूसो, आपको पता है रॉबिन्सन क्रूसो हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। और किस तरह से, आप ध्यान से देखो कि मैंने नाम सही लिया है क्या। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत नाम लिया है हेनरी फील्डिंग का, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिखें। क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। जैसे वो जाकर के और किसी जगह पर 27 साल तक एक कॉलोनी बसाता है, और वहाँ पे जो ब्लैक आदमी आता है जिसका नाम फ्राइडे रखता है, उसको वो लैंग्वेज सिखाता है, रिलीजन सिखाता है कि नहीं। यानी कि अपने आप को कितना श्रेष्ठ समझते हैं। तो जो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो उसमें एडवर्ड सईद ने जो अंडरटोन्स होती हैं नॉवेल्स के अंदर, कि भाई इतने फेमस नॉवलिस्ट हैं, लेकिन उसमें सर थॉमस बर्ट्रैम को किस तरह से दिखाया गया है। हमारे लिए तो ये बड़ी मतलब हम लोग क्लासिक राइटर मानते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने ज़्यादा अथॉरिटेटिव मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम बता रहे हैं। कि जस्ट एज रॉबिन्सन क्रूसो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर हिज आइलैंड, है ना, ऐसे ही सर थॉमस परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन ऑन अ लार्जर इंपीरियल स्केल इन एंटीगुआ। तो एडवर्ड सईद आर्ग्यूज दैट व्हाट सर थॉमस डज एट मैन्सफील्ड पार्क, मेंटेनिंग ऑर्डर, अथॉरिटी एंड हायरार्की। आप ध्यान से देखिए, उनके आते ही वो लोग उनकी लाइब्रेरी में जो ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे भगदड़ मच जाती है, उनके सामने कोई बोलता नहीं है। उनके अब ध्यान से देखिए कि उनके घर में एक शादीशुदा लड़की दूसरे के साथ इलोप कर जाती है। इससे हमें पता चलता है कि उस फादर का कितना कंट्रोल रहा है, और वो पूरी जो फैमिली है वो कितनी कंट्रोल में है। आप उसकी वाइफ को देखिए, वो सोफे पर बैठी रहती है हमेशा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे ही नहीं बैठी रहती है, इसका मतलब ज़रूर है कि वो जो हस्बैंड है सर बर्ट्रैम, वो कंट्रोलिंग फिगर है, अथॉरिटेटिव फिगर है। और उसको एंटीगुआ भेज करके राइटर ने फिगरेटिवली, मेटाफोरिकली हमें समझाने की कोशिश की है कि अंग्रेजों का जो ऑर्डर है, क्योंकि आपकी अथॉरिटी पैसे से होती है मोस्टली, और वो पैसा कहीं और से आ रहा है, क्योंकि जिनका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है नॉवल के अंदर, ये सब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है।
ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब आइए दूसरे वाले। तो इसमें मैंने बताया है कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि एडवर्ड सईद आर्ग्यूज दैट द रिफाइंड एंड पीसफुल वर्ल्ड ऑफ मैन्सफील्ड पार्क is sustained by Britain's imperial system. The estate's prosperity depends upon Sir Thomas Bartram's plantation in Antigua, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी थी कैरिबियन में। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है कि द साइलेंस अबाउट स्लेवरी। इस नॉवल में वो जो स्लेवरी है उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है, केवल फैनी प्राइस ही अपने अंकल से इस बारे में बातचीत करती है, ठीक है। तो एक ये स्लेव ट्रेड को किस तरह से उन्होंने अंडर द कारपेट कर दिया, है ना। तो अब एडवर्ड सईद का मेजर क्लेम क्या है इस ऐसे के अंदर कि ब्रिटिश कल्चर एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म डेवलप्ड टुगेदर। मतलब ब्रिटिश कल्चर, जिसको हम कल्चर बोलते हैं, कल्चर को लेकर के आपके 7th यूनिट अलग से स्टडी करने के लिए डाल दी गई है पिछले 6-7 सालों से, कि कल्चर जिसको हम कल्चर कहते हैं वो एक्चुअल में कल्चर नहीं है, वो एक्सप्लॉयटेशन के बाद में डेवलप हुआ कल्चर है, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म है तो कल्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक औरत के हाथ बहुत नाजुक है और वो गोरी है क्योंकि उसके पास पैसा है और वो बर्तन किसी और से मजवा रही है, या वो खेतों में अपना कोई भी अनाज वगैरह काटने नहीं जा रही क्योंकि उसके पास दौलत है। इसका मतलब है कि ब्यूटी को जब हम एक कल्चर का कॉन्सेप्ट मानते हैं कि भाई ये एक आर्टिफैक्ट है या एक एट्रीब्यूट है कल्चर का, तो वो जो गोरा रंग है वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, वो काम नहीं करेगी, उसका काम कोई और नहीं करेगा। इसका मतलब जिसको हम कल्चर बोलते हैं वो कल्चर नहीं है, उसको वी हैव टू लुक फ्रॉम बिलो, जो कल्चरल स्टडीज में हम पढ़ते हैं। तो इंग्लिश कंट्री हाउस लाइफ वाज ऑफन सपोर्टेड बाय कॉलोनियल वेल्थ। कंट्री हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर किताबों में दिया गया है, आज भी आप देख लीजिए जिनके पास पैसा है वो अपने फार्म हाउसेस बना लेते हैं। तो इसके अंदर इस चीज़ को क्वेश्चन किया है एडवर्ड सईद ने। एंटीगुआ प्लांटेशन फंक्शंस एज द हिडन इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैन्सफील्ड पार्क। पैसा कहाँ से आ रहा है? वहाँ से आ रहा है। What the novel omits about empire is as important as what it includes. जो कुछ omit कर रहा है, जो दिखा नहीं रहा है, वो हमें देखना है इसमें, और वो राइटर हमें दिखा रहा है। Mansfield Park should be read not only as a domestic novel but also as a text implicated in imperial history. तो इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर कॉन्ट्रापंक्टल रीडिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एडवर्ड सईद का ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है इन्होंने। एडवर्ड सईद ने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में लिखा है कि कॉन्ट्रापंक्टल एक वर्ड है जिसका मतलब है राइटर किस नियत से लिख रहा है उसको ब्रेक करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आपको अंडर करंट्स समझ में आएंगे कि जिसको वो कल्चर दिखा रहा है, अगर तुम उसको कॉन्ट्रापंक्टल करोगे। क्या होता है कॉन्ट्रापंक्टल रीडिंग? दिस मेथड रिक्वायर्स रीडर्स टू कंसिडर साइमल्टेनियसली, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन सेंटर, के किस एंगल से लिखा जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठ करके एक आदमी अच्छा पनीर और अच्छा खाना खा रहा है, तो या मॉल में रात को 10 बजे तक वो शॉपिंग कर पा रहा है, तो ज़रा बताइए मॉल में काम करने वाले वो जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, एक कम एज तक के बच्चों को ही वो लोग रखते हैं मोस्टली, वो जब 11 बजे मॉल की छुट्टी होगी तब वो जाएंगे घर, खाना बना के खाएंगे और फिर उनको वापस सुबह आना है। वो इतनी थोड़ी थोड़ी सैलरीज में कहाँ रहते होंगे, उनका जीवन कैसा है, हम अपनी लग्जरी के साथ साथ में उनको कभी नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हम आज एक किसी मॉल को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कल्चरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉल का स्टडी हमको हो सकता है अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस करवा दे, है ना। तो कॉन्ट्रापंक्टल रीडिंग जब हम करेंगे मेट्रोपॉलिटन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे उस डाइकोटोमी को। द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनाइज्ड टेरिटरीज दैट रिमेन लार्जली साइलेंट विद इन द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट उठा के पढ़ते हैं और उसके अंदर अगर हम कॉलोनाइज्ड टेरिटरीज होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसा होता है टेक्स्ट के अंदर, जैसे जितने भी हमारी इतिहास की कहानियाँ जिसको हम रामायण और महाभारत बोलते हैं, तो आप कभी देखिएगा उसमें स्त्रियों के जिक्र नहीं है। हरिवंश पुराण एक बुक है मेरे पास, महाभारत का एक अंग माना जाता है, और मैंने देखा कि उसको जैसे मैं पढ़ने लगा तो उसमें जगह जगह केवल आदमियों के जिक्र आ रहे हैं, नॉट एक भी जगह पर उनकी रानियों के जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि वो फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके नौकरों के जिक्र नहीं है, उन किसानों के जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट काम कर रहा है। कॉलोनियल माइंडसेट आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनाइज्ड टेरिटरीज, ठीक है। फिर उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, अडॉप्ट, अडैप्ट
एडेप्ट, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अडॉप्ट का मतलब अडॉप्ट कर लेना, अडेप्ट का मतलब एक्लिमेटाइज हो जाना, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल हो जाना, ठीक है। तो एक पोस्ट कॉलोनियल फ्रेमवर्क में यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि जब हम किसी भी रीडिंग को करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में मुल्क राज आनंद है, R.K. नारायण है, उन राइटर्स ने सबसे पहले इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। हालांकि उससे पिछली सेंचुरी में भी राइटर्स लिख रहे थे, लेकिन वो उनका अडॉप्ट फेज है, ठीक है। फिर उसके बाद जो जनरेशन आती है वो अडैप्ट फेज में आ जाती है कि वो इंग्लिश को काफ़ी आत्मसात कर चुके हैं। ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद में जो आज के राइटर्स हैं, आज की जो जनरेशन है जिसको अपन जेन जी बोल रहे हैं, they have mastered this English and they are adapt now, very skillful in using this language। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे अडॉप्ट, अडैप्ट, अडेप्ट से रिलेटेड, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कॉलोनियल ताकतें क्या करती हैं, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर आपके ऊपर थोपती है। फिर आप क्या करते हो, उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो, अडॉप्ट करते हो। मैं थोड़ा रीड कर दूं आपके लिए, आप कहो तो। In post-colonial literature, writers often move through 3 stages: adopt, adapt and adapt. In the adopt stage, they imitate the language, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने किया, and literary forms of the colonizer, जैसे वो नॉवल लिखते थे तो हमने नॉवल लिखना स्टार्ट किया, वो सोनेट लिखते थे तो हमने सोनेट, जैसे आप जितने भी पुराने राइटर्स देखते हो उनका, जैसे कैजुरिना ट्री एक है, या लोटस नाम की सोनेट है। तो आप देखिए, पहले तो बताइए कि लोटस और कैजुरिना नाम की जो कैजुरिना ट्री नाम की पोएम किसने लिखी है और लोटस सोनेट किसने लिखी है ना। ये 1857 के आसपास की बात है। तो क्योंकि उस वक्त आपको मालूम है कि रोमांटिक राइटर्स की बुक्स ही इंडिया में पहुंच पाती होगी, तो उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो किया, उनके लिटरेरी फॉर्म को फॉलो किया। इन दी अडैप्ट स्टेज दे यूज़ इंग्लिश बट इनकॉर्पोरेट लोकल कल्चर, ट्रेडिशन, एक्सपीरियंसेस, जैसे मुल्क राज आनंद है, R.K. नारायण है, और जितने भी और राइटर्स हैं, उन्होंने क्या किया अपना, जैसे राजा राव ने क्या किया, कांतापुरा में स्थल पुराण का कॉन्सेप्ट दे करके बहुत सारे, जैसे अगर हम अनटचेबल बुक पढ़े मुल्क राज आनंद की, तो उसमें कम से कम 100 गालियाँ हिंदी की दे रखी हैं एज इट इज़ इंग्लिश में। उन्होंने उन कस वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है। इसका मतलब है अब वो थोड़ा सा अडैप्ट फेज में आ गए हैं। और फिर है दी अडेप्ट। पहले तो आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सो यू कैन कंसिडर मी एन अडेप्ट टीचर, यानी स्किलफुल टीचर। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल स्टेज। दे मास्टर एंड ट्रांसफॉर्म इंग्लिश इनटू अ व्हीकल फॉर एक्सप्रेसिंग इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव एंड आइडेंटिटीज। इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल, जैसे हमारी अरुंधति रॉय है, या जिनको अब बुकर प्राइजेस मिल रहे हैं, जैसे सलमान रश्दी है, ये इंग्लिश को ऐसे पानी की तरह यूज़ करते हैं, बल्कि दे हैव क्रिएटेड देयर ओन न्यू फ्रेजेस ऑल्सो। दिस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इवॉल्व्स फ्रॉम इमिटेशन। सबसे पहले वो इमिटेट होता है, फिर इंडिजनाइजेशन होता है उसका, और फिर क्रिएटिव मास्टरी आ जाती है। सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड अर्ली कॉलोनियल राइटर्स। अडॉप्ट फेज में R.K. नारायण एंड मुल्क राज आनंद आ गया। अडेप्ट के अंदर सलमान रश्दी और अभी अमिताभ घोष और ये आ गए अडेप्ट फेज के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है तुम्हें ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब देखिए ज़रा, मैं एक और नई चीज़ लेके आया हूँ, थर्ड क्वेश्चन, जो अब ये उम्मीद है मुझे आने की एग्जाम में। आपने हैमलेट का नाम सुना ही होगा, शेक्सपियर का बहुत फेमस ट्रेजेडी है, ठीक है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है। अब इसमें एक राइटर हुए हैं टेरेंस हॉक्स, नाम आप ध्यान से देखिए। उन्होंने एक ऐसे लिखा है, उसका नाम है टेल्मा। टेल्मा और कुछ भी नहीं है, आप उल्टा पढ़िए इसको, हैमलेट, है ना। तो हैमलेट स्पेल्ड बैकवर्ड, कलेक्टेड इन द बुक दैट शेक्सपियरियन रैग। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दैट शेक्सपियरियन रैग वर्ड पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये T.S. एलियट की द वेस्टलैंड के अंदर एक जगह पर ये फ्रेज आता है ना। तो राइटर ने वो फ्रेज लिया है। अब इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्हाट क्रिटिकल अप्रोच इज प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड। इस ऐसे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस ऐसे में ये टॉपिक है न्यू हिस्टोरिसिज्म का। न्यू हिस्टोरिसिज्म, आप जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है क्लास में, अच्छी तरह से क्लियर हुआ था कि हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री मनगढ़ंत हो सकती है, यानी कि वो एक फिक्शन हो सकती है ना। और जो जिसको अपन फिक्शन मानते हैं हो सकता है वो हिस्ट्री हो, और जिसको अपन हिस्ट्री मानते हैं हो सकता है कि वो राजा ने मनगढ़ंत तरीके से लिखवाई हो पैसा दे करके हिस्टोरियन से। तो उसमें उन्होंने न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की है इस ऐसे के थ्रू। ये इसका आंसर है, ठीक है।
अब आता है कि भाई मैंने उसमें से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बना दिया आप लोगों के लिए कि व्हाई इज दैट ऐसे कॉल्ड टेल्मा। अब इसका क्वेश्चन बनता है कि भाई टेल्मा ही क्यों रखा उन्होंने, क्योंकि बाय रिवर्सिंग द टाइटल टेरेंस हॉक्स सिंबॉलिकली चैलेंजेस द ट्रेडिशनल वे ऑफ रीडिंग शेक्सपियर। कि आप अगर केवल उसको कहानी की तरह पढ़ोगे, रिवेंज प्ले की तरह पढ़ोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से एक टाइमलेस मास्टरपीस की तरह ना पढ़ करके आप उसको हर एज के लोग अपने अपने तरीके से उसके अंदर मीनिंग ढूंढे तो हो सकता है एक नया मीनिंग निकल के आए, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसका नाम रखा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटेरियलिज्म लिटरेरी टेक्स्ट डू नॉट पोजेस अ सिंगल फिक्स्ड मीनिंग। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि हिस्ट्री भी एक फिक्शन हो सकती है जिसको अपन फैक्ट मानते हैं, है ना। हमें क्या मालूम जिस राजा का इतिहास हमारे सामने पहुंचा है, राजा ने पैसे देके लिखवाया हो, हमेशा अपने आप को विजयी घोषित करवाया हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक कल्चर के अंदर एक मटेरियल की तरह है और हिस्टोरिसाइज किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। अब एक तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री वर्ड सुना होगा, आपने हिस्टोरिसाइज एक वर्ड नहीं सुना होगा। हिस्टोरिसाइज वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हिस्ट्री का पार्ट बना देना, यानी कि वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है लेकिन आप क्या करते हो, उसको हिस्ट्री का पार्ट बना देते हो। तो दुनिया हिस्टोरिसाइज करती आई है ना, और अगर हम उसको नए तरीके से करें तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, कि कुछ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल सर्कमस्टेंसेज होते हैं, वो हर एज के डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो किसी भी टेक्स्ट को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन टेल्मा हॉक्स डेमोन्स्ट्रेट्स दैट हैमलेट इज नॉट मेयरली शेक्सपियर्स टेक्स्ट, it is also the product of successive interpretations by readers, critics, directors and societies। इतनी सारी फिल्में बनी हैं, इतनी सारी कमेंट्री लिखी गई है, लाइब्रेरीज भर गई हैं इसके ऊपर। सो देयरफॉर वी शुड स्टडी नॉट ओनली द प्ले इटसेल्फ बट ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ इट्स रिसेप्शन। कैसे इस प्ले को लिया गया है, कैसे हमारी लोकल लैंग्वेजेस इंडिया में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, कैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हैमलेट के ऊपर कौन सी फिल्म बनी है। बताइए इंडिया में, बॉलीवुड में अभी पिछले 15-20 सालों में कौन सी फिल्म बनी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ओके। और उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं, ये सब मैंने समझा दिया है। सो वाई स्पेलिंग हैमलेट बैकवर्ड्स इन टेल्मा, टेरेंस हॉक्स सजेस्ट दैट द शेक्सपियर मस्ट बी read through the changing histories and ideologies that continually recreate his meaning। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि द टाइटल ऑफ टेरेंस हॉक्स बुक द शेक्सपियरियन रैग इज बोरोड फ्रॉम विच मॉडर्निस्ट पोएम। तो वो मैंने आपको लेक्चर में अभी बता दिया, द वेस्टलैंड, ठीक है। और इसमें फिर आगे एक और क्वेश्चन बनाया मैंने कि टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड द फ्रेज दैट शेक्सपियरियन रैग प्राइमरीली रेफर्स टू। अब वहाँ पे शेक्सपियरियन रैग, ये राग नहीं है जैसे हमारी रागें होती है ना क्लासिकल म्यूजिक में, वो राग नहीं है। एक्चुअल में ये किस वजह से यूज़ किया है राइटर ने प्राइमरीली, तो उसका आंसर है द कमर्शलाइजेशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ शेक्सपियर इन मॉडर्न कल्चर। ये आपको इसको समझना है। अभी हमारे पास टाइम की पॉसिटी है, कमी है, इसकी वजह से आपको इसका बहुत डिटेल में नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ आपको कि द टाइटल दैट शेक्सपियरियन रैग यूज्ड बाय टेरेंस हॉक्स कम्स फ्रॉम अ फेमस लाइन। अब ये वो 3 लाइन से जो वहाँ आपको मालूम है, अ गेम ऑफ चेस जो उसके 5 हिस्से हैं ना द वेस्टलैंड के, उसमें आता है ओ ओ ओ दैट शेक्सपियरियन रैग इट इज़ सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट। थोड़ा इसको पढ़िएगा आप वहाँ जा करके, ठीक है। और वाई डज टेरेंस हॉक्स यूज़ दिस टाइटल, एक और क्वेश्चन बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेलिबरेटली बोरोज एलियट्स फ्रेज टू मेक अ क्रिटिकल पॉइंट। ही आर्ग्यूज दैट शेक्सपियर इज नॉट अ फिक्स्ड अनचेंजिंग ऑथर बट अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट। शेक्सपियर कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कल्चर ने शेक्सपियर को क्रिएट किया है। हर एज का कल्चर शेक्सपियर को क्रिएट करता है, हर एज के लिए वो डिफरेंट होता है। ये कहना चाहता है इस ऐसे के थ्रू। ये बहुत फेमस ऐसे है बच्चों, ठीक है। जस्ट एज एलियट्स फ्रेज सजेस्ट शेक्सपियर सर्कुलेशन इन पॉपुलर कल्चर, हॉक्स शोज दैट एवरी एज प्रोड्यूसेस इज ओन शेक्सपियर। तो आप देखिए ना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो जो मिस्टर भारद्वाज हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है हैमलेट के ऊपर, नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उनकी फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, आप ध्यान से देखिएगा, और वो आपको एंटी नेशनल फिल्म लगेगी क्योंकि उसमें कश्मीरियत का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 370 हटने से पहले का कश्मीर दिखा रखा है। ऐसी ऐसी जगहों पर हैमलेट दिखा करके एक आतंकवादियों के साथ में सिंपथी लेने वाले लड़के को हमारे सूर्य मंदिर, जो पुराना इतिहास है हिंदुओं का, वहाँ सामने डांस करते हुए दिखाया गया है।
तो आप देखिएगा कि उस फिल्म के अंदर डायरेक्टर ने क्या दिखाने की कोशिश की है। ओवरटोन तो ले लिया शेक्सपियर से, ठीक है, हैमलेट की कहानी ले ली, बिल्कुल हैमलेट जैसी कहानी चलती है कि लड़का आता है, वो देखता है कि उसकी मदर जो उसके किसी अंकल के साथ में रहने लग गई है और फादर का मर्डर हो गया है, फिर वो बदला लेने की कोशिश करता है। कहानी बिल्कुल सेम है लेकिन अलग सिचुएशन में। इसका मतलब है कि राइटर ने अपने तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं विक्टोरियन एज में अलग तरह का शेक्सपियर के राइटर्स हैं, मॉडर्निस्ट शेक्सपियर अलग है, मार्क्सिस्ट शेक्सपियर अलग है। आप शेक्सपियर के वर्क्स को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो, पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। ये बताने का तरीका है इस ऐसे के अंदर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द बुक, वो जो बुक है वो ये कहना चाह रही है जिसमें ये ऐसे है कि व्हाट डज शेक्सपियर मीन नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है हाउ हैज शेक्सपियर बीन मेड टू मीन डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। और वो हम लोग हैं जो ये जो नए नए मीनिंग निकाल के लाते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए ठीक है, इसका मतलब है मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए, मैं भूल ही गया कि कितने क्वेश्चंस तैयार किए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है पुराने क्वेश्चंस को मिक्स करके और कुछ नई चीज़ बनाना, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।